अस्सलाम वालेकुम। कौमी असम्बली कवी इम्कान यह है कि कल अपने हतमी इजलास के बाद तहलील करने की समरी सदर साहब को रवाना कर दी जाएगी और उसकी मुद्दत पूरी हो जाएगी। असम्बली वक्त से 2 रोज़ पहले या 3 रोज़ पहले तहलील होने का मतलब ये होगा कि 90 रोज़ की जो आइन की शिक है वो एक्टिवेट हो जाती है। 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन साथ ही पॉपुलेशन सेंसस को ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया गया है। तो 4 माह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिलिमिटेशंस के लिए दरकार है, नई हल्का बंदियों के लिए। तो आम तासुर ये मौजूद है कि इलेक्शन जो है वो मार्च 2024 उससे पहले होने वाले नहीं हैं। साथ ही दूसरा सवाल आता है कि अगर 6 माह इलेक्शन नहीं पाकिस्तान में होने तो फिर इस अरसे में पाकिस्तान में हुकूमत कौन करेगा। निगरान सेटअप का जो तस्वुर है वो एक 60 और 90 रोज़ की मुद्दत को सामने रख कर उसको डिज़ाइन किया गया, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत ने जाने से पहले उस लॉ को, उस शिकों को, उस एक्ट को तरमीम करके कुछ एम्पावर कर दिया केयर टेकर सेटअप को। तो जो आएगा उसको बाज़ मामलात के अंदर फ़ैसला लेने के लिए ज़्यादा इख्तियारात होंगे एज़ कंपेयर टू जो प्रीवियस केयर टेकर सेटअप्स आते रहे। नामों की फहरिस्त जो केयर टेकर्स की आती रही है वो बहुत लंबी है। इसहाक डार से शुरू हुआ था जिस पे पहले रद्द-ए-अमल आया, फिर शाहिद खाकान अब्बासी का नाम आ गया, फिर हफीज़ शेख इस्टेब्लिशमेंट के बहुत पसंदीदा घोड़े के तौर पर जाने जाते हैं। जनरल कियानी ने सबसे पहले पीपल्स पार्टी दौर में करप्शन का बहुत शोर था तो सबसे पहले जनरल कियानी की तरफ से इनका नाम आगे तजवीज़ किया गया था कि इनको आप फाइनेंस मिनिस्टर लगाइए। जरदारी साहब सदर थे, करप्शन के चार्जेस बहुत शोर मचता था तो इनको फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर तैनात किया गया। इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं है, तासुर ये नहीं है कि ये करप्ट आदमी है, लेकिन आम तौर पर इनके ऊपर जो छाप ये है कि IMF के एम्प्लॉई हैं, IMF जो पर्चा आगे रखता है उसके ऊपर दस्तखत कर देते हैं। इससे ज़्यादा इनकी शोहरत नहीं है, इनके साथ IMF खुश रहती है। बाकी रज़ा का भी नाम इसी सिलसिले में आता है कि वो भी फॉर्मर IMF के एम्प्लॉई हैं। किसी ज़माने में हमने मोइन कुरैशी को 90 की दहाई में लाकर पाकिस्तान में तजर्बा किया था कि अमेरिका से और मल्टीलैटरल एजेंसी से हमारे ताल्लुकात ठीक हो जाए, वो बहुत कामयाब नहीं रहा था। फिर बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ शौकत अजीज़ को लेकर आए थे जो सिटी बैंकर थे। सरप्राइजिंगली वो तजर्बा कामयाब रहा था क्योंकि उस ज़माने में 9/11 के बाद पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी बन गया था, डॉलर के इनफ्लोज भी शुरू हो गए थे और इकनॉमिक मैनेजमेंट भी, वो इकोनॉमिस्ट नहीं थे लेकिन एक संभाल के तरीक़ों को लेकर चले। और दूसरा डॉलर इनफ्लो आ रहा हो जब पाकिस्तान की इकॉनमी को साल 2 साल 3 साल जब इजाफी डॉलर्स मिलने शुरू हो जाए ना, सॉफ्ट मनी इनफ्लो शुरू हो जाए तो उससे हमारी स्टेबिलिटी भी आ जाती है और ग्रोथ भी आ जाती है। शौकत अजीज़ उस सेंस में कामयाब रहे, लेकिन फिर उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक़ आ गया तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी गए और प्राइम मिनिस्ट्री से भी गए। अब मौजूदा सूरत हाल अजीबोगरीब। अभी एक नाम प्रोग्राम शुरू करने से पहले किसी ने मुझे लिख के भेजा कि जनरल राहील शरीफ जो पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ़ हैं, ज़रब-ए-अज़्ब ऑपरेशन की वजह से, नॉर्थ वज़ीरिस्तान ऑपरेशन की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की गई, ख़ास तौर पर जो APS अटैक हुआ था उसके बाद पूरे मुल्क में जो डिटर्मिनेशन फ़ौज ने दिखाई और कामयाबी के साथ शिकस्त दी TTP को और दहशतगर्दी को, उस वजह से इनका बहुत अच्छी शोहरत है एज़ आर्मी चीफ़। तो किसी ने कहा कि एज़ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर सीरियस कंसिडरेशन में जनरल राहील शरीफ भी हो सकते हैं, उनका नाम शामिल है उस फहरिस्त के अंदर। फिर पाकिस्तान के एक साबिक सेक्रेटरी खारजा भी और अमेरिका में सफ़ीर भी रहे जलील अब्बास जिलानी, उनका नाम भी आता है। अब कौन होगा ये अभी तक मेरे लिए एक सवालिया निशान ही है क्योंकि जिन दो के दरमियान में मुशावरत होनी है, एक का नाम है शहबाज शरीफ और दूसरे का नाम है राजा रियाज, और दोनों ने शायद अभी तक पूछा नहीं है कि किन का नाम तजवीज़ करें। अगर इन्होंने पूछ लिया होता कि नाम किसका तजवीज़ करना है तो शायद हम तक भी आ गया होता, या इनको अभी तक इजाज़त नहीं मिली नाम बताने की। दोनों की वजह शोहरत एक ही है, राजा साहब की भी और शहबाज साहब की भी, कि वो बना के रखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ पैदा नहीं करते। तो हर उस शख्सियत की हमायत ये करेंगे दोनों शख्सियात जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तजवीज़ किया जाएगा। और अगर मुद्दत आगे जानी है 6 माह 8 माह या 1 साल इलेक्शन नहीं होने तो कभी इम्कान यह है कि जिसकी बैकिंग होगी GHQ की तरफ से वही केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नाम सामने आएगा। जो आज हमारे साथ प्रोग्राम में शुरका है उनकी तरफ आने से पहले आपको 2 एक स्टेटमेंट्स हैं वो पहले सुना देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। एक शहबाज शरीफ साहब के ही 2 बयानात मैंने रखे हैं। ये एक तो उन्होंने कहा कि कल हमारी मुद्दत पूरी हो रही है, पहले वो सुनवा दें। मैं हमारी हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी, आईनी तकाजे पूरे करते हुए इक़्तिदार जो है वो एक आर्ज़म हुकूमत के हवाले कर देंगे। दूसरा बयान इनका ट्रेडमार्क शहबाज शरीफ बयान है जिसमें वो कहते हैं कि सारी पाकिस्तान में जितने अच्छे काम हैं सारे हैं ही आर्मी चीफ की वजह से। दिखाइएगा। मुझे इंतहाई ईमानदारी से कहना है कि मैं सपा सलार जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब का बहुत शुक्रगुजार, उनकी पूरी टीम का, कि जिन्होंने जो ही इन्होंने अपना मनसब संभाला बगैर वक्त ज़ाया किए इन्होंने मुझसे ये कहा कि ये है
वो प्रोग्राम पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का। मैं जनरल आसिम मुनीर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपकी पूरी टीम का बेहद शुक्रगुजार हूँ और अपनी हुकूमत की टीम का शुक्रगुजार हूँ। जैसे ही आर्मी चीफ ने मनसब संभाला तो उन्हें मालूम था कि पाकिस्तान की तरक्की का राज क्या है और जीना क्या है। शहबाज साहब को नहीं मालूम था। बिलावल भुट्टो का एक बयान कल से वो काफ़ी उसका चर्चा है, वो भी सुनाना चाहूँगा। उसमें कोई दबे दबे लफ्ज़ों में कुछ कहने की कोशिश कर भी रहे हैं और गुरेज भी कर रहे हैं। अपने वालिद को और नवाज शरीफ को दोनों का नाम लेकर कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, दिखाइएगा। हमने आखिरकार वो रूल्स ऑफ द गेम आपस में तय करना है। हमारा सिलेक्टेड हुकूमत का मुखालफत करते हुए एक पॉइंट पे हम सब जोर देते थे कि सारे इदारे को अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए, और मेरे ख्याल में जो 15-16 महीना का मौका हमें मिला, इस मकसद में हम कामयाब नहीं हुए। मियां साहब को और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। जिस तरीके से हम चल रहे हैं, ऐसे लगता है कि हमारा बरो ने फैसला किया है कि जो 30 साल आप लोगों ने सियासत भुगता है, वैसे ही आप चाहते हो कि आगे जाके 30 साल हम सियासत करें। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरा हैं, सायरा बानो साहिबा हैं, शुएब शाहीन साहब हैं और अताउल्लाह तारड़ हमें ज्वाइन करेंगे। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सायरा बीबी, ये बताइएगा केयर टेकर कौन होगा, कौन निगरान वज़ीर आज़म बन रहा है? ये तो मौमा है जो अभी तक हल ही नहीं हो सका। क्यों? राजा रियाज साहब से पूछ के हालांकि हम अपोजिशन है और वो अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन एक मीटिंग उन्होंने कॉल की थी लास्ट फ्राइडे को, बट वक्त से 1 घंटा पहले उन्होंने वो मीटिंग कैंसिल कर दी। और रात सुना है कि कुछ मुशावरत होगी, लेकिन उसमें GDA को और जमात इस्लामी को शामिल नहीं किया गया। और मुझे नहीं पता कि अब उनको भी पता है या नहीं पता। नहीं, उनको भी या तो नाम आए नहीं, इंतजार कर रहे नहीं आए होंगे नाम। शहबाज साहब को भी नहीं आए होंगे मेरे ख्याल में, उनको भी नहीं पता होगा। और जैसे कि अब मुझे नहीं पता ये केयर टेकर जो वज़ीर आज़म है वो कैसे चुने जाएंगे। मुझसे आज किसी ने पूछा, मैंने कहा शायद जो 3-4 नाम है उनको खड़ा किया जाएगा और एक कबूतर उड़ाया जाएगा, वो कबूतर जिसके सर पे जाके बैठा वो हमारा वज़ीर आज़म होगा। ऐसे तो कोई भी नहीं मान सकता। जो शहर में पहले दाखिल होगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो पहले होता था, अब लोग रात को ही पड़ाव डाल लेंगे उस शहर में इसलिए कबूतर उड़ाना ज़्यादा वो है कि जो उसके उसमें वो बैठेंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं है। और अफसोस की बात है कि ये हम लोग कहते हैं कि अच्छा, पड़ाव डालने वाले भी 1-2 लोगों के नाम आए हैं कि इन्होंने, एक ने कराची पड़ाव डाल दिया, एक ने इस्लामाबाद पड़ाव डाल दिया। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन शुएब साहब आपकी बात भी में हो सकता है वजन हो कि पहले पड़ाव किसने डाला, मेहनत ज्यादा जोर किसने लगाया। कल भी एयरपोर्ट पर कुछ लोग देखे गए हैं ना, यहाँ पर इसकी तरफ गामजन थे, और वो लगता है ना कि अचानक यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। पीर साहब ने किसी पे, वो किसी ज़माने में आता था कि पीर पगारों ने हाथ रख दिया, दस्ते शफकत रख दिया या उनकी पेशगोई आ गई, कोई इस तरह का पीर साहब ने किसी पे दस्ते शफकत नहीं रखा अभी तक? नहीं, कुछ ऐसे जो साहब ने किसी ज़माने में हाथ के बारे में बहुत पहले प्रेडिक्शन दे दी थी। हमारे लिए वही मशअल राह है, इन हालात को देख के समझ गए थे। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले ही कहा था। क्या कहा था? पंजाब से एहतसाब की शुरुआत होगी। पंजाब से एहतसाब की शुरुआत होगी तो शहबाज शरीफ साहब को आप डरा रही हैं? झाड़ू फिरी जाएगी, एक डिसिप्लिन मार्शल्लाह आएगा और डिसिप्लिन मार्शल्लाह झाड़ू फिरेगी। ये कोई एक जुमला भी आपका जो ये होगा अभी ये एक है, वो मैं आपको बता दूं कि वो उन्होंने उस वक्त कहा था कि आइंदा हुकूमत 2/3 तो क्या, इनको अपोजिशन भी नहीं मिलेगी। ये मेरे पास है, मैं आपसे शेयर करती हूं। आपका अगर ये क्लिप सुन लिया शहबाज साहब ने, तो कल वो असेंबली तहलील करने के बाद हो सकता है इस्लामाबाद से सीधी टिकट ही कटवाएं। पीर साहब ने तो कहा है कि एक भाई का जो मुस्तकबिल है वो ब्लैक है, दूसरे का ब्लैक है। एक का ब्लैक है, दूसरे का ब्लैक है। आपने शुएब साहब अगर सायरा की बातों को संजीदगी से लिया तो यकीनन आपका खून 5 किलो बढ़ गया होगा कि चांस है आपका भी। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि आज हम अगर ये PDM की जमातें, अगर उस वक्त जब हम कहते थे कि 90 डेज़ में इलेक्शन करा लो, ये आइन का तकाजा है, आज हम ये बातें, मेरा ख्याल है आप और मैं बैठ के ना कर रहे होते, एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका होता कि यार ये आइन है, ये बुनियादी हुकूक हैं, इस कानून और आइन के ताबे इलेक्शन होने चाहिए, फ्री एंड फेयर, हर किसी को मौका मिलना चाहिए, ये जबर और खौफ की फ़िज़ा पैदा ना करें। लेकिन इनको सिर्फ एक टारगेट था, किस तरह खान को हमने डाउन करना है, किस तरह उसकी पॉपुलैरिटी को डाउन करना है। वो पॉपुलर जमात इलेक्शन जीत जाएगी, किसी ना किसी ज़रिए से, किसी ना किसी तरीके से हमने उसको डाउन करना है। खा हमें लेटना पड़े एस्टैब्लिशमेंट के नीचे, खा हमें इदारे तबाह करने पड़े, खा हमें आइन को तोड़ना पड़े, खा कानून को तोड़ना पड़े, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कल जो बिलावल साहब कह रहे थे, मुझे ये बताएं, अगले 30 साल के लिए ये 2 खानवादे अपना फ्यूचर तो सोच रहे हैं,
वो जो 25 करोड़ आवाम जलील हो रही है, महंगाई का जिन हमारे सर पे मुसल्लत है, गरीब लोग बेचारे, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हो गई है, खाने को कुछ नहीं है। बिजली का बिल मेरा हाल है पिछले महीने का मेरा 85,000 का आया, लग पता गया, पसीने छूट जाते हैं जब आप बिल देखते हैं। अब एक 50,000 25,000 कमाने वाला बंदा, उसके घर का कोई एसी नहीं, कुछ भी नहीं, तब भी 20-25,000 रुपये का बिल आ रहे हैं। यार उस पर सोचो, अगले मुस्तकबिल के अवाम का सोचो, इस मुल्क के लोगों का सोचो। सिर्फ ये सोच है कि किस तरह मेरी और मरियम नवाज की सियासत क्या होगी, वो मतलब एक गुलामी का कोई एक लिमिट होती है। आप ये सोचो कि यार मुल्क के लोगों का क्या करेंगे, लोगों के हुकूक का क्या करेंगे, लोगों को महंगाई से कैसे बचाएंगे। हम 15 महीनों में कारकर्दगी क्या की है, ये कह रहे हैं इदारे अपने हुदूद में नहीं ला सके। इदारों को तो आपने अज खुद मुसल्लत किया अपने सरों पे, कौन सा काम है। अब जो आप शहबाज शरीफ की तकरीर सुना रहे थे, फ्लाईओवर कहते हैं कि इसके बगैर मैं नहीं बना सकता था, जो कि चेयरमैन सीटीए बल्कि उसके चीफ इंजीनियर का काम था कि वहां जाकर उसको एग्जीक्यूट कराता। शहबाज शरीफ कोई ऐसी चीज़ नहीं कह रहे जो इमरान खान 4 साल इस कौम को नहीं सुनाते रहे। वो कहते थे जनरल बाजवा बहुत ही जमहूरियत पसंद इंसान है, वरना ये नून वाले और ये पीपल्स पार्टी वाले तो इस काबिल नहीं है, तो बड़े वजहदार आदमी हैं जनरल साहब, इसलिए दूर हो गई है ना, गलतफहमियां दूर हो गई है ना। मकाफाते अमल को समझते हैं, लेकिन मकाफाते अमल वो कहते थे अमेरिका में खड़े होकर कि मैं इसको मूंछों से पकड़ के जेल में डालूंगा, इसका एसी तुड़ाऊंगा। वो अल्फाज के चुनाव से आपको इख्तलाफ हो सकता है। नवाज शरीफ का मजाक उड़ाते थे। नहीं हुआ, आज जो अनडिक्लेयर्ड मार्शल है वहां वो नहीं था, जो आज आपके घर चार दीवारी की पामाली हो रही है वो नहीं था। सर गलतियां होंगी, नवाज शरीफ को अटक किले में डाला गया था और मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इमरान खान का तो कोई कसूर नहीं, स्टेटमेंट्स हैं मेरे पास जिसमें पीटीआई के लोग जो है सेलिब्रेट करते थे और पीटीआई उस चीज़ का मजाक उड़ाती थी। और मुझे नहीं पता कि वो नवाज शरीफ ने कहा था कि नहीं मुझे कि जेल में मच्छर काटते हैं या तंग करते हैं तो ठट्ठा लगाया जाता था। मैं कहता हूँ अल्लाह का खौफ करना चाहिए। ये पंजूथा साहब वाला स्टेटमेंट मैं आपको सुना दूँ, 1 मिनट, मैं आपको पंजूथा साहब जो उनके वकील हैं उनका स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूँ। खौफ खुदा जहन में रहना सियासतदानों के पास है ही नहीं है। इक़्तिदार पाने की खातिर ही कुछ भी कर जाते हैं। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ किया, पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ किया, फिर अब पीटीआई ने उन दोनों के खिलाफ किया और अब वो दोनों मिलकर पीटीआई के खिलाफ कर रहे हैं। सुनिए नईम पंजूथा क्या कह रहे हैं। सी क्लास में इन्होंने रखा हुआ है, छोटा सा कमरा है, चक्की वाले कमरे में उन्होंने रखा हुआ है मुझे, और यहाँ पर ओपन वॉशरूम है। वहां पर उन्होंने ये बताया कि दिन को मक्खियां होती हैं और रात को कीड़े होते हैं। ऐसी हालत में उन्हें वहां पर रखा गया है और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे डी क्लास में रखते हैं, वो इससे भी अगली क्लास में रखते हैं, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अताउल्लाह तारड़ साहब, किसी बड़े सियासी रहनुमा के साथ कोई डिसग्रेसफुल किस्म का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। जो बड़ा रहनुमा है, पहले पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा है, उससे इज़्ज़त वाला मामला होना चाहिए। नवाज शरीफ के साथ जो ज़्यादती की थी तो वो भी गलत था। आज इमरान खान के साथ अगर आप ज़्यादती कर रहे हैं तो वो भी गलत है। बीबी को बच्चों की उंगलियां पकड़ के हमने थानों कचहरियों और जेलों के चक्कर काटते हुए देखा, वो भी जुल्म था। कुछ सीख लेना चाहिए एज लीडर, एज पोलिटिकल लीडर, इस कौम के रहनुमा की हैसियत से हमें अपनी माजी की कोताहियों से सीखना चाहिए। इमरान खान के साथ क्या ये रवैया दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया जी, मैं बड़ा मशकूर हूँ। पहले तो मुझे लगा कि मैं किसी इल्म नजूम के शो में आ गया हूँ जहाँ पे अभी तोता फाल निकालेगा, फ्यूचर का हाल बताएगा, जो कबूतर की बातें हो रही थी तो मायरे फल्कियात मैं समझा कि उनके दरमियान में आ गया हूँ। मगर शुक्र है आपकी आवाज़ सुनी तो मुझे ये अदराक हुआ कि ये सर आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम बता दें तो हमें कबूतर उड़ाने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी। आप बता दीजिए केयर टेकर किसको लगा रहे हैं। तो मैं जरूर आपसे शेयर कर देता, मुझे कतन आइडिया नहीं है। देखिए बतौर बात कबूतर पे आके रुकेगी सर, चले देखते हैं। वो कबूतर नहीं था, तारीख की दुरुस्ती कर ले, हुमा था। इक़्तिदार का हुमा सर पे बैठता है, कबूतर नहीं बैठा करता। अच्छा, बहरहाल कतई नजर इस बात से मैं बड़ा क्लियर हूं पता है यहाँ पर यही होंगे, वो हुमा वाले लोग भी चले गए और वो जमाने भी चले गए। चले बहरहाल जमाने जैसे भी थे, आज भी जमाने को इतने बुरे नहीं है। बहरहाल मैं देखिए वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा होने के नाते जेल में किसका मैट्रेस और तकिया छीनना है, किसके घर का खाना बंद करना है, किसकी दवाई रोकनी है, किसका सर्दियों में हीटर लेना है, किसका गर्मियों में पंखा लेना है, अल्लाह ताला से डरना चाहिए, रहम मांगना चाहिए। मुंह पे हाथ फेर के बार बार ये कहना कि मैं एसी उतार लूंगा, मैं फलां कर दूंगा, तकब्बर और गरूर का सर हमेशा नीचे होता है, याद रखिएगा। ना मैं शहजाद अकबर हूँ और ना मैं इमरान खान हूँ, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट के भी होम डिपार्टमेंट के आगे एक अटैच डिपार्टमेंट प्रिजन डिपार्टमेंट का ये सारा मामला है। उनके अपने रूल्स हैं।
अगर कोई दरखास्त देंगे तो कंसिडर की जाएगी, मगर एक कन्विक्टेड शख्स को क्या करें, अवारी वालों को या पीसी वालों को कहें कि कमरा रेनोवेट करके दें या कोई वॉशरूम के अंदर सोने की टूटियां लगाएं। मैं ना ये हम काम हमारे जिम्मे अता तारर साहब अच्छा बर्ताव करें, अच्छा बर्ताव करें। मैं आपको हमारे जिम्मे नहीं है ना अच्छा अच्छा मशवरा बर्ताव, दे मुझे रहा हूँ। बताइए। हमारी तारीख के अंदर जो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए बेनज़ीर भुट्टो की, उसके साथ ज्यादती की गई, फिर नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की गई, अब इमरान खान की बारी है, तो ये सिलसिला कहीं तो रुकना चाहिए, थमना चाहिए। मलिक साहब इसी जेल से 15 किलोमीटर दूर दरियाए अटक के किनारे एक अटक किला भी वाक़ है। उस अटक किले के अंदर डंजन्स हैं, डंजन्स, जिन डंजन्स में हमारे कायद को बंद किया गया था। मैं कोई बात बदले की नहीं कर रहा, इनको तो फिर भी एक प्रिजन में रखा गया है, एक डिक्लेयर्ड प्रिजन में रखा गया है और सहूलियात दी गई हैं। अब इनके शयाने शान नहीं है तो ऑब्वियसली ससुराल तो नहीं आए हुए ना, मकलावे पे तो नहीं आए हुए। एक कन्विक्टेड एक प्रिजनर है जो सेंटेंस काटने गया है। अब अगर सहूलियात चाहिए, कोर्ट में इन्होंने अपील कर दी, फेडरल गवर्नमेंट को दरखास्त दे दी। मैं कसम खा के कहता हूं कि हम सख्ती करने का नहीं कहते, मैं कसम खा के कहता हूं हम ये नहीं कहते कि फलां सहूलत रोक लो, फलां सहूलत दे दो, हमारा ये काम नहीं है। और अगर हम अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है कि ये सियासी इंतकाम है और हम इतने छोटे लोग हैं जितना शहजाद अकबर था या जितने खान साहब थे। हमारा कोई लेना देना नहीं इस मामले के साथ। तारिक साहब आपका लेना देना है, मैं आपकी बात से मुतफिक नहीं हूँ। शहबाज शरीफ साहब को वो मैं उनका इंटरव्यू करने के लिए खसूसी तौर पर आया था जिस दिन इनको तलब किया गया था, स्पीकर की इजाज़त से हुक्मनामे से इनको लाया गया था पार्लियामान में, और वो कहते थे कि 10 बाई 10 का सेल है जिसमें मुझे रखा गया। शाहिद खाकान का मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझे कहा कि वो कोई पता नहीं कसूरी चक्की है या क्या उसका नाम है, वहाँ मुझे रखा गया। ये कब तक ये सिलसिला ऐसे ही आप लोग चलाएंगे? आप लोगों को रोकना है, ये किसी ने नहीं रोकना। मैं किसी को नहीं इल्ज़ाम दूंगा, आपको इल्ज़ाम दूंगा। आप लोग जिम्मेदार हैं, इसको रोकिए इस सिलसिले को। एक अदालती सज़ा और जज़ा का तो अमल है, लेकिन एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को उसकी हैसियत के मुताबिक जो उसका साथ सलूक होना चाहिए वो करना चाहिए, उससे गिराना नहीं चाहिए। मगर ये टक्कर के लोग नहीं है, ये वो नहीं टक्कर के लोग और इनकलाबी जो कहते थे कि हम एक चटाई पे हमारा कप्तान सोता है। मैं कोई तंज नहीं कर रहा, अल्लाह माफ करे, ये वक्त कल को हमारे पे भी आना है। सर नहीं मुझे अंदाजा है, मुझे अंदाजा है ये कर्ज होता है जो उतारना पड़ता है। मैं कल आना ये वक्त, मुझे बिल्कुल इसका कोई भूल नहीं है। मगर मैं एक बात जरूर करना चाहता हूं, इन्होंने जो जो लोगों के साथ किया, इनका तो फिर तोशाखाना की चोरी पकड़ी गई है ना। लोगों पे मंशियात डाली, लोगों की बहनों बेटियों तक को नहीं बख्शा, उनको जेलों में डाला, उनको सजाए मौत की चक्कियों में डाला। उनको कौन सी सहूलियात दी गई थी? और हम तो कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे, रूल्स के मुताबिक रखा गया है। इमरान खान साहब कैमरे लगवाते थे सेल्स के अंदर, एक एक मिनट की शहजाद अकबर से रिपोर्ट लेते थे, कौन ठंडे फर्श पे सो रहा है, किसका घर का खाना बंद है, किसकी दवाई बंद है। राना सनाउल्लाह को स्ट्रोक हुआ, उनकी आंख के पीछे क्लॉट आया, आज तक वो रिकवर नहीं कर पाए। तो देखिए ये बड़ी तल्ख बातें हैं, मगर ख्याल करना चाहिए हमारी तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। एक चीज़ सायरा बानो आप बता दें, जो नाम के टेकर्स कह रहे हैं, मैं दोबारा उसी टॉपिक की तरफ आऊँगा। जनरल राहील शरीफ का नाम आया, आपका उसके ऊपर क्या रिएक्शन है? मेरा क्या रिएक्शन है? फिर आप मुझे फंसा रहे हैं। अब पीर साहब के साथ रहते हुए भी अगर आपको डर लगता है तो फिर तो पाकिस्तान में बाकी लोगों का क्या बनेगा? नहीं खैर ऐसी बात नहीं है, मतलब कोई और क्या कोई सियासी बंदा या कोई दूसरा कोई ऐसा बंदा है ही नहीं। नाम बताए ना, मुझे क्या पता, आप बता दें नाम। नहीं मतलब ज़ाहिर है, अब हमसे तो हमने तो कहा था कि आप हमें एनवेलप दिखाएं, मे भी आपके नामों पे हम लोगों के आपने कोई नाम तजवीज़ किया आपकी तरफ से? जीडीए ने कोई नाम दिया था? जीडीए ज़ाहिर है उनको नाम देना था। क्या नाम दिया फिर? उन्होंने पूछा ही नहीं, तो जब आपके जेल में जो नाम है टीवी पे बता दें, उन्होंने तो नहीं पूछा, हमें बता दें ना, बस ऐसे ही वो। लेकिन आप देखें ना, मुझे अब चलें बस ठीक है, हर जगह यही होता है, वो हर इदारा उठाकर देख लें, वहाँ पर हमारे रिटायर हजरात ही हैं, तो खैर है। पाकिस्तान भी बूढ़ा ही हो चुका है, रिटायर लोग ही चला लें भले। आप बताइए सर, शुएब सर, आपकी जमात से कोई बंदा किसी ने कोई नाम से किसी ने पूछना है, वो सानू जिंदा रहने दो, हमें जीने दें, हमें जबर और खौफ की फ़िज़ा ख़त्म करें। और ट्रू स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि आपने अपोजिशन से मुशावरत करनी होती है फॉर द पर्पज़ ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये केयर टेकर सेटअप आता है ना, जीडीए भी है, राजा साहब भी हैं। हाँ, तो राजा साहब से पूछेंगे, जीटीए से तो नहीं पूछा ना, राजा साहब से पूछेंगे जो मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर हैं फ्यूचर के, वो भी पहचान दे, पता नहीं बाद में नहीं, ये नहीं पता 2 दिन बाद उनके साथ क्या होगा वो हमें नहीं पता। इस वक्त तो उनको इस्तेमाल करेंगे ये, उसके साथ मिलके जो कुछ, उनसे तो आज तक पूछा ही नहीं इन्होंने और ना ही पूछना है, ना ही उनकी वो सच हैसियत है। जो कुछ करना है या रावलपिंडी ने करना है
या यहाँ रावलपिंडी से जो नाम आएंगे वही होगा, उसी के ऊपर इक़्तिदार मिलेगा उनको। और कितने अरसे के लिए, इस नाम के साथ ये भी जुड़ा होगा कि अगले कितने अरसे के लिए आ रहा है, क्योंकि आइन तो हम मुअत्तल कर चुके हैं, इलेक्शन तो हमने 90 डेज में कराने नहीं है, ये बात तो तयशुदा है। ब्रेक ले लें, रिटायर हो, हाजिर सर्विस हो, खैर है, कोई बात नहीं। इनकी बातों से मुझे ये लगता है, ये कहते हैं कि जो रिटायर्ड को लाना है तो हाजिर सर्विस को केयर टेकर सेटअप दे दो, फर्क क्या पड़ेगा, ये कैसे वो बेहतर चला लेंगे। ये कह सकते हैं, ये बात मैं नहीं कह सकता। ब्रेक ले लें ब्रेक ले लें तारिक साहब, ब्रेक से वापसी में जवाब दीजिएगा, ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तारिक साहब, कल असम्बली का आखिरी इजलास होगा और उसके बाद असम्बलियाँ तहलील करने की सदर साहब को एडवाइस भेज दी जाएगी? जी बिल्कुल, कल आखिरी इजलास होगा, ग्रुप फोटो होगा और उसके बाद असम्बलियाँ तहलील करने की एडवाइस प्रेसिडेंट को कल दोपहर में वो भिजवा दी जाएगी। और इतना मार्जिन रखा गया है कि अगर वो ना भी करें तो 48 घंटों में ऑटोमेटिकली असम्बलियाँ जो हैं दे शैल स्टैंड डिसॉल्व्ड। तो बिल्कुल कल आखिरी दिन है और एडवाइस तैयार है और कल दोपहर को वो रवाना कर दी जाएगी हमारे सदर की तरफ। तो सर, जो मुशावरत है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए और फाइनेंस मिनिस्टर, दो बड़ी अहम कलीदी पोजीशन है, इसके लिए तो यकीनन आज रात में अमल मुकम्मल 100% हो जाना चाहिए। जो नाम सामने आए हैं उन पे कुछ तबसरा ही कर दें। हफीज शेख का नाम आया है, जनरल राहिल शरीफ का नाम आया है, एक जज साहब का नाम आया है। अमल में एक्टिवली इन्वॉल्व आपकी जमात की तरजीह क्या है? आपकी जमात की तरजीह क्या है? जमात की तो तरजीह दे सकते हैं जी। मेरी अगर आप जाती राय पूछें, मेरी राय में एक ऐसे शख्स को ये जिम्मेदारी मिलनी चाहिए जिसको इकोनॉमी की समझ बूझ हो, जो इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए सही स्टेप्स उठाने और सही डिसीजन लेने की सलाहियत रखता हो, और जो इकोनॉमिक रिवाइवल है उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करना जानता हो। इतनी तो सागदार साहब को आपको जोर दे के लगाना चाहिए, क्योंकि करंटली सारा प्रोजेक्ट तो उनके पास है ना, ये जितनी रिवाइवल का हुआ। देखिए, वो तो अब अंडर कंसिडरेशन, मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ है, मगर मैं एक राय का इजहार कर रहा हूँ। वो किसी भी मिफ्ता इस्माइल साहब लगा सकते हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब को लगा दें, मिफ्ता साहब की चॉइस है। इकोनॉमी की जब मैं बात करता हूँ तो नून लीग से बाहर भी इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं जिनका आप नाम ले सकते हैं। तो मैं तो एक अपनी असद उमर साहब को लगा दें जी, मतलब असद उमर साहब बड़े मुनासिब आदमी, असद उमर साहब को लगा, जिन्होंने IMF की सारी डील खराब की। बिल्कुल, वो बीमार हुए, मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अवतार के लौंडे से दवा लेते। तो सर फिर घूम फिर के आपके पास पीछे हफीज शेख का ही नाम बचता है। फिर हफीज शेख है तो हफीज शेख के पीछे चले जाए, या फिर बाकिर रजा है तो या बाकिर रजा के पास चले जाए। फिर आपको फॉर्मर IMF का बंदा चाहिए, बेहतर तबसरा। फिर आपको IMF का बंदा चाहिए जिसके साथ मोहर लगी रहा है IMF के ऊपर। देखिए ना, IMF का भी मुआहदा कौन गया था, किसने खुदकुशी करनी थी, किसने खुदकुशी नहीं की, किसने 3 वज़राए ख़जाना चेंज किए, IMF की डील को साबोटाज किसने किया। तो ये सारा तारीख का हिस्सा है। अब IMF का हमने डील मुकम्मल किया और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। ये भी मलबा हमने उठाया है, हमने रियासत बचाई है, सियासत दाव पे लगाई है। जिन्होंने सियासत बचाई थी वो तोशाखाना के तोहफे घर ले गए, वो चोरी में मुलव्विस हो गए। तो अब क्या बंदा कह सकता है जो फैसला हो पाकिस्तान के लिए बेहतर और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बेहतर हो। अच्छा, ये अभी आप सायरा कुछ ब्रेक से पहले जिक्र कर रही थी, तो आपके ख्याल में फिर IMF का बंदा लगा दें, इसहाक डार को लगा दें, जनरल राहिल शरीफ को लगा दें, क्या करें? आप कुछ कहना चाह रही थी? देखिए, हाँ जी, उससे पहले मैंने आपको कहा ना, भले हाजिर सर्विस हो, तो वो पूरी बात ऐसी थी कि हमारे तो कुछ वो कहते हैं जय्यद एंकर, नाम नहीं लेना आपने, बकौल मेरे नहीं, आप लोगों के या मीडिया के, वो तो बाकायदा दावत दे रहे हैं और वो तो लिख कर बता रहे हैं कि हम इन पार्टी से तंग आ चुके हैं। तो क्या कि 4 दफ़ा पीपल्स पार्टी, तो उन्होंने आर्मी चीफ को दावत दी है कि आप एक ऐसा सेटअप लेकर आए और ये सेटअप चले लंबा, और जो सियासतदान है अब उनको ब्रेक लेना चाहिए। कुछ सियासतदानों को तो ले लेंगे, कुछ सियासत, वो बस उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा अब इन सियासतदानों और इन पार्टीज को ब्रेक लेना चाहिए। अब मुझे नहीं पता ये उनकी दिल की ख्वाहिश है, उनको आपको लगता तो नहीं है क्योंकि ऐसी वो फुल ब्रेक लगने वाली है करके गाड़ी रुक जाती है बिल्कुल? वो ऐसे तो नहीं, लेकिन मुझे किसी ने मुझसे फ्यूचर पूछा था तो मैंने उस वक्त कहा था कि मुझे पीपल्स पार्टी और PTI इत्तेहाद करती हुई दिख रही है। अच्छा। लेकिन अब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सभी इत्तेहाद नहीं, वो सॉरी एहतजाज करते हुए दिख रही हैं। अब लग रहा है कि ये पूरी की पूरी PDM एहतजाज करेगी। उसकी थोड़ी सी मिसाल कल आपने देख ली कि थोड़े से शिकवाए स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन आपने तो जो पेशगोई की है उसके मुताबिक तो शहबाज शरीफ का आप कह रही हैं एहतसाब शुरू होने वाला है पंजाब में। सर, ये बहुत पहले एक पीर साहब की प्रेडिक्शन थी जो आपको लगता है पूरी होने जा रही है।
नहीं, अब देखें अब क्या होता है आगे। लेकिन मैं शोएब साहब से पूछ लूं अगली बात, या अभी आपने कुछ और बात बतानी है? किसी के कुछ भी नहीं आएगा। वो कहते हैं ना कि जिस वक्त आप अपने खैमे में, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि हम अपने खैमे में ऊँट घुसा लेते हैं और फिर उसके बाद जब वो ऊँट इनको निकाल देते हैं तो ये उससे गबी ऊँट ढूंढते हैं उसके कंधों पे सवार होकर अपना खैमा लेने के लिए। शोएब साहब, क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में? कल हुकूमत ने मुद्दत पूरी करनी है, आज तक पता ही नहीं है केयर टेकर किसने आना। देखें, एक बात सिर्फ जवाब दे के तारड़ साहब का, जो उन्होंने कहा कि डिफ़ॉल्ट से बचाया, भाई डिफ़ॉल्ट से अभी आपने बचाया नहीं, डिफ़ॉल्ट को डिले किया। डिफ़ॉल्ट के करीब लाया कौन पिछले 15 महीने में? पूरे इंटरनेशनल इंडिकेटर्स आप उठा लें, जहां मैक्सिमम 5% चांस ऑफ डिफ़ॉल्ट था, आपके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं प्रैक्टिकली। और दूसरी बात, जो चोरी की बात कर रहे हैं, चोरी किसने की? मरियम नवाज़ ने, आसिफ अली जरदारी ने, यूसुफ गिलानी और नवाज शरीफ ने, जिन्होंने खिलाफ ज़ाब्ता खिलाफ कानून गाड़ियां ली। और चोरी जो होती है वो है जो आपके सामने बने रेफरेंसेस, जिसको उठा करके नैब लॉ अमेंडमेंट करके आपने ख़त्म कर दिया। हाँ, जिसने कानून कायदे के मुताबिक प्रोसीड किया, चीज़ें ली, आपने एक मुतासिब जज को बीच में डाल के, आपने उसको मोहरा बना के, निज़ाम इंसाफ का दोहरा मेयार बना के, आपने एक साबिक प्राइम मिनिस्टर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। पॉलिटिक्स में इलेक्शन कमीशन को तफसील नहीं बताई, ये उसका एक मिसिंग लिंक है। हमने आपको आप साबित करते हैं कि बताया है हमने। कल हमारा केस लगा है, हमारा पॉइंट है कि हमने बताया है, लेट इट बी फाइनलाइज्ड बाय द कोर्ट। लेकिन जब आप चोरी की बात करते हैं, चोरी वो है जो आपने खिलाफ चीजें ली हैं। लड़ाई में टाइम निकल जाए, केयर टेकर पे आ जाए। अब मैं केयर टेकर की बात करता हूं। देखें, केयर टेकर हमें वो लाना, पहली बात तो यह है कि अब ये जो डिसॉल्व कर रहे हैं असम्बली, मुझे बताएं, पिछले 6 महीने से, हमारे 8 महीने से सुन सुन के कान पक गए हैं कि जी असम्बली गलत डिसॉल्व हुई। ये 3 दिन पहले डिसॉल्व करना तो बदनीयती, इसके अलावा और क्या हो सकती है? ये तो एक इसलिए रखा गया था कि किसी भी स्टेज पे प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है, आईनी तौर पर हक है। लेकिन आप 2 दिन या 3 दिन पहले डिसॉल्व करने का मकसद यह है कि ताकि आपको 90 डेज मिल जाएं। 90 नहीं है, 4 महीने तो हल्काबंदियों वाले हैं, इलेक्शन तो गए आगे, फिर इलेक्शन गए, तो ये आइन की कौन सी शिक को आप अवल दरामद कर रहे हैं? तो इसका मतलब है कि चूंकि पॉलिटिकल साइड पे आपने देख लिया, आप खान का और पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते, आपने फ्रॉडुलेंटली। अब मुझे बताएं, 30 अप्रैल को खत्म हो गया था ना प्रोसेस ऑफ सेंसस को आप नोटिफाई करने का मकसद ये है कि 4-6 माह इलेक्शन और आगे चले जाए, इसके अलावा कोई मकसद नहीं। इलेक्शन तो ड्राइव कर रहा है। नदीम भाई मुझे बताएं, 6 माह के बाद क्या गारंटी है कि ये 2 साल पे नहीं जाएगा, ये 4 साल पे नहीं जाएगा? तारिक साहब से पूछें, ब्रेक से मेरा ख्याल है कि ये आइन पे अमल दरामद करें, और अगर इन्होंने 90 दिन से ज्यादा डिले करने की कोशिश की, हम कोर्ट में जाएंगे और इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। और सुप्रीम कोर्ट का 3 दिन का फैसला आप पहले 90 दिन से आगे इलेक्शन गए ना, तो जो अभी सायरा ने पेशगोई की है ना कि पंजाब से एहतसाब शुरू होगा, फिर वो शुरू होगा, फिर वैसे तो 2 साल नहीं ना गुजरते होते, कुछ करके गुजारने पड़ते हैं। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया, और नाअहल करार देने की वजह वो फैसला है सेशन कोर्ट का, जिसमें उनको 3 साल के लिए सज़ा दी गई है और 1 लाख जुर्माना किया गया है। अता तारड़ साहब, आप लोग कहते थे कि तकड़ी के जो दोनों पलड़े हैं वो बराबर होने चाहिए, तो वो पलड़े दोनों अब बराबर हो गए हैं। नवाज शरीफ के साथ जो सलूक हुआ था 2018 के इलेक्शन से पहले, उसका रीप्ले हमें 2014 कहूँगा इंतखाबात से पहले सारा मिल गया। अब इमरान अंदर होगा जेल में, नाहल भी होगा और फिर इलेक्शन होंगे। ये कतन रीप्ले नहीं मलिक साहब। देखिए, बात ये है, कल को इमरान नियाजी को कत्ल कर दे तो आपका क्या ख्याल है कि उसको जेल में ना डाला जाए, कोई केस ना चलाया जाए, उसको जाने दिया जाए, क्योंकि उसने वो एक सियासी लीडर है, सियासी उसके गार्ब में जो मामलात किए गए, जीएचक्यू पे हमला किया गया, कहा गया कि ये पहले भी हुआ था, दहशतगर्दों ने किया था, शोहदा की यादगारों को मिसमार किया गया तो कहा गया ये पहले भी हुआ था, हाँ दहशतगर्दों ने किया था। एक सियासी जमात अपने आप को दहशतगर्द कह रही है, और देखिए कोई कंपैरिजन नहीं है। मियां नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया, सुप्रीम कोर्ट का पूरा सिस्टम हरकत में आया, सुपरवाइजरी जजेस बैठे, सजा दिलवाई गई। हमने तो बुशरा बीबी को नहीं कहा था कि आप ये अंगूठियां, घड़ियां, नेकलेस, ईयरिंग्स, ब्रेसलेट्स ये चोरी करें। हमने कहा था आपने एक बाकायदा कारोबार बना लिया, व्यापार बना लिया, ऑडियोज मौजूद है। लेकिन आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है, जो आप चाहते थे वो काम पूरा हो गया। जो भी शख्स कोई गैर कानूनी काम करेगा, और देखिए ये मिसकंसेप्शन दूर कर दे कि ये जज बायस था। इससे पहले जज जफर इकबाल की अदालत पे हमला किया गया, जत्थों के साथ लश्कर कशी की गई, उसको मजबूर किया गया कि वो केस छोड़ के भाग जाए।
ये दूसरा जज इस केस पे आया जिस पे आदम एतमाद करके सायरा बीबी से पूछने, टाइम थोड़ा लास्ट सेगमेंट है। सायरा बीबी, आप ब्रेक में जाने से पहले मुझे कह रही थी आपने कोई म्यूजिक भी देना है। अब शायद वो मौका आ गया है, नाहली 5 साल की पक्की हो गई है। अब आपने जो कहना है अब आप कह लें, अब मैं नहीं रोकता क्या वो तो आपके एंकर हजरात सोती असरात भी देते हैं, तो किसी नाम नहीं लेना, किसी का नाम नहीं लेना, डन 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 डन। तो ये खबर आनी थी। मतलब कोई जब भी किसी इनसे असेंबली में स्पीच हो, ये शुरू हो के पहले अपने रोने डालेंगे, फिर उसके बाद बात शुरू करेंगे। जब बात करें, अरे भाई आवाम के ऊपर आ जाए, इस मुल्क के साथ जो किया है और जो इन 1.5 सालों में आपने किया है, ये तो इनको खुद पता चलेगा और ये आपको रोते हुए दिखेंगे जो ये कर चुके हैं, कि ये जो पिछले 5-6 महीने इन्होंने जो लेजिस्लेशन की है, उन्होंने किया है ना, वो इनको आगे चल के पता चलेगा। और तोशा खाना पे आप मेरे घर में से मेरे दादा ने कोई चीज़ ली होती, मैं तो किसी तोशा खाने वाले पे बोलती ही ना, कभी भी ना बोलती मैं। अब वो कौन सा रूल था, किस रूल के तहत ली या वो हुआ, ये तोशा खाना होना ही नहीं चाहिए था। अब मेरे घर में से किसी ने लिया होता तो मैं तो किसी पे उंगली भी ना उठाती। आप शायद साहब देखें, ये सारी गाड़ियाँ ये तो नाहली 5 साल की, देखिए नाहली अब तो 5 साल का जहाँ तक ताल्लुक है, ये इस फैसले के ऊपर डिपेंड करता है। ये फैसला एक दिन सस्टेनेबल नहीं है। ये फैसला खत्म होगा नेचुरली, उसके कॉन्सिक्वेंस ये है कि ये सारे आर्डर खत्म हो जाएंगे। बेल होना निस्बतन आसान होता है, लेकिन फैसले को मुअत्तल करना, रिवर्स करना, ये रिवर्स इसलिए होना है कि इस फैसले में कोई जान नहीं है, इसलिए कि फैसला ना प्रोसीजरल सतह पे, ना आर्टिकल 10A की सतह पे। हमारी बेल भी लगी है और बेल केस भी लगा हुआ, अपील भी लगा हुआ, अपील भी लगी जी। उसमें हम होपफुल हैं, इसलिए कि इसमें सस्टेनेबल नहीं है। देखें, आप एक साइड को आप सुनते हो, दूसरी साइड को आप कहते हो आपका हक दिफा ही खत्म हो गया। अगर अदालत सुनती है तोशा खाना की जमानत की दरख्वास्त और 7-9 मई के केस में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो फिर तो इमरान के बाहर आने के इम्कानात बहुत मुश्किल हो जाएंगे। देखिए, तमाम केसेस में जो 9 मई वाले वाक़े है, फरीद बलोच ऑलरेडी उसमें बेल दे चुका है। उसका कहता है कि ये जो कुछ सारा रिकॉर्ड इन्होंने दिया, बेहतरीन जजमेंट दी है। लाहौर हाई कोर्ट की जो जजमेंट है आप उसको पढ़ लें। 9 मई जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अमेंड किया गया, वो आपने उसकी तफसीलात देखी। देखिए, उसका इम्पैक्ट कोई रेट्रोस्पेक्टिव थोड़ा होता है। उसका इम्पैक्ट जो लॉ बनेगा, नहीं वो तो गलत है, वो इनके भी गले पड़ेगा। आप इसको जिस तरीके से लेजिस्लेशन ये कर रहे हैं, जुम्मा बाजार लगाया है इन्होंने, ये आखिरी 4 दिन में या 1 हफ्ते में या 10 दिन में बात ये है कि अदालत से जमानत हो जाती है तोशा खाना में, तो क्या इस बात का अंदेशा नहीं है कि आप लोग 9 मई के वाकयात में इमरान को पकड़ लेंगे और गिरफ्तार कर लेंगे? मैं पहले तो ये बीबी जरा ओवर स्मार्ट हो रही थी ना कि तोशा खाना जिसके घर से लिया हो, मैं लाना तो उस शख्स पे जिसने तोशा खाना का एक भी तोहफा लिया हो। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, और अल्लाह सख्त तरीन अज़ाब से 2-4 करे जिसने भी लिया हो। शायद खाकान अब्बासी के आप ले लें, आप अपने सारे लीडरों का ले लें, नवाज शरीफ ने भी लिया है, को बोले अल्फाज सब ने लिया है। एक ख्वाजा आसिफ पहले वहां पर उनको किसी से बात करने की बोली है, मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया, मैं तो आपसे बात नहीं कर रही हूँ कि जो लेजिस्लेशन हुई है, आप मुझे बता दें कौन सी कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन हुई है जो कमेटी को भिजवाई गई, जहां पे पूरी बहस की गई कमेटी के अंदर। कोई कंट्रोवर्शियल शिक जो है वो किसी भी लेजिस्लेशन में नहीं डाली गई, इंक्लूडिंग पेमरा एक्ट, वो सब वापस हुआ है, आपके सामने है। सर, मैं तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात कर रहा हूँ। आपको मुश्किलात पेश आएंगी और मुझे लगता है कि आप इमरान के खिलाफ भी उसको इस्तेमाल करेंगे और कल को आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। तैयारी रखिएगा। देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का